हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम है चित्रांशु और जैसा कि आपको पता है कि हम इस पीटी स्पेशल सीरीज में हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसी स्तर के अन्य प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। आज के इस सीरीज के वीडियो में हम पोस्ट मौर्य पीरियड, जिसके हमने पिछले दो और वीडियोस में क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसी के अंतिम और तीसरे पार्ट में हम कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और कुछ ऐसे नए टॉपिक्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपको एक बार क्विक रिवीजन कराने में सहायक होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं नए प्रश्नों के साथ। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और इसका संबंध है शक आधिपत्य से, मतलब भारत में शक शासन। तो आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि भारत पर पोस्ट मौर्य पीरियड में सबसे पहले आपका आगमन होता है हिंद यवन शासकों का। उसके बाद हिंद ईरानी शासक, जिसे पहलव शासक भी कहते हैं, और इसके बाद शकों का भारत में आगमन होता है। अब जो शक है वो भारत में उनके आगमन के साथ ही अलग अलग ब्रांचेस में, शाखाओं में उनका साम्राज्य विभाजित हो जाता है। तो इसी के संदर्भ में क्वेश्चन आपसे दिया गया है। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में थी, में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो अगर आपको थोड़ा-सा भी अगर आपको चीज़ें पता है तो आपको पता होना चाहिए तक्षशिला जो है ये पश्चिमोत्तर भारत में स्थित था, क्योंकि यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी, जहाँ पर कभी स्वयं चाणक्य अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। जबकि जो मथुरा है वो आज के समय में भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो मथुरा के राज्य की राजधानी तक्षशिला होना स्वाभाविक नहीं है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट गलत है। हालाँकि चूँकि 5 शाखाओं का ज़िक्र किया गया है और 5 में मुख्य रूप से 4 शाखाएँ भारत में स्थित थी। उनमें एक शाखा जो है वो पश्चिमोत्तर भारत में स्थित थी, इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। इसके अलावा अगली शाखा उत्तर प्रदेश के और आपके बिहार के एरिया में स्थित थी, जिसकी राजधानी मथुरा। इसके अलावा उज्जैन को केंद्र बनाकर और पश्चिम भारत को केंद्र बना करके 2 और शाखाओं की स्थापना शकों ने की थी। ये उज्जैन वाली शाखा शाखा जो है उसी के समय है आपके रुद्रदामन प्रथम का संबंध माना जाता है। तो पहले तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट है सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। तो मैंने आपको बताया कि शकों में राजाओं का नाम अमूमन इतना फेमस नहीं है, लेकिन एक शासक जो है रुद्रदामन प्रथम, इसका नाम उल्लेखनीय है क्योंकि इसने जो कार्य किए, शकों का जो विस्तार किया, वो काफ़ी अहम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत में संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अभी तक पोस्ट मौर्य पीरियड से पहले, रुद्रदामन से पहले के जो भी अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं, उन सभी में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता हुआ दिखाई पड़ा है। जबकि रुद्रदामन प्रथम संस्कृत प्रेमी व्यक्ति था, कला साहित्य में विशेष रुचि थी और ऐसे में उसने अपने अभिलेख में शुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। इस आधार पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों सही हैं और आपका उत्तर हो जाएगा कि सी, केवल 2 और 3। ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्स और विक्रम संवत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहले समझ लेते हैं वो संवत क्या है, काफी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। सबसे पहले 57 ईसा पूर्व की बात करिए। यहाँ ये समय इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर उज्जैन के एक फेमस शासक थे, उनका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। और इन्होंने शकों को पराजित किया और इसके पश्चात 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की। इसी के साथ साथ 78 ईस्वी में, यहाँ पर ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है, में कुषाणों के शासक कनिष्क हुए और इन्होंने एक नए संवत की स्थापना की। इसे कहा जाता है शक संवत। दोनों में अंतर है, पहला वाला विक्रम संवत है और दूसरा वाला शक संवत है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है विक्रम संवत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने 78 ईस्वी में शकों पर अपनी विजय के बाद आरंभ किया। तो यहीं पर गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 78 ईस्वी शक संवत का है, ना कि विक्रम संवत का। विक्रम संवत का है 57 ईस्वी पूर्व। राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। शक संवत कनिष्क ने 57 ईसा पूर्व में चलाया। फिर से चीजों को उल्टा कर दिया गया है। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चला था, जबकि 78 ईस्वी में शक संवत चला। तो ये भी इसकी वजह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शक संवत प्रयोग में लाया जाता है। तो ये बात सच है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा शक संवत को अपनाया गया है और इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो पहले दोनों स्टेटमेंट गलत है, तीसरा सही है। उत्तर क्या हो रहेगा? बी, केवल 3। तो केवल 3 जो है, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कनिष्क के ऊपर क्वेश्चन है आपसे। वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था
तो आपको पता है कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक माना जाता है, क्योंकि इसके समय में ही न सिर्फ चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, बल्कि बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक चीज़ों का विकास होता है। इसमें महायान संप्रदाय का विकास सबसे अहम माना जाता है। तो बौद्ध धर्म संरक्षक तो था और हीनयान संप्रदाय को मानता था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो कनिष्क है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक था, और इस शाखा के अंतर्गत ही बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की स्थापना करने की बात की जाए या बोधिसत्व की प्राप्ति की बात की जाए, ये सभी की मान्यता प्राप्त थी, जबकि हीनयान शाखा को वो नहीं फॉलो करता था। तो ऐसे में इसका पहला भाग तो सही है, लेकिन दूसरा भाग गलत होने के चलते स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। उसने कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो पिछले कुछ वीडियोस हमने बताया भी था, डिस्कस किया भी था कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता है, और जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में ही आयोजित होती है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट सही है, और इस जगह पर आयोजित होने का कारण भी है क्योंकि कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी फिरोजपुर थी, जो कि आज का पेशावर है, और आपको पता है पेशावर और कश्मीर की दूरी पास में है। तो ऐसे में कुंडलवन को चयनित किया गया अगली संगीति के लिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। इस आधार पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, बी केवल 2। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी केवल 2। अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, मौर्योत्तर काल में व्यापार के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, उसे छांटना है, वही आपका आंसर है। तो वन बाय वन समझते हैं। भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच का व्यापार आरंभ से ही समुद्र मार्ग द्वारा होता था। तो भारत और रोम के बीच व्यापार का आरंभ हुआ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आरंभ से ही इसका व्यापार जो है समुद्र मार्ग से होता था, ये बात गलत है। और कारण ये है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य और मरणोत्तरकालीन भारतीय साम्राज्यों के बीच जो व्यापार होता था, वो व्यापार आरंभिक रूप से होता था स्थल मार्गों से, लेकिन जब स्थल मार्गों से कठिनाई सामने आने लगी तो उसके बाद इसी समय जो है नावों की दिशा को खोजने के लिए, हवाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए, और बड़े बड़े जहाजों का विकास इसी समय होता है। तो इसके बाद जल मार्ग से की खोज की जाती है, और उसके बाद जो है जल मार्ग से भी व्यापार आरंभ हो जाता है। तो कुल मिलाकर बीच का व्यापार आरंभ से ही समुद्र मार्ग से होता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आरंभ से स्थल मार्ग से होता हुआ आया था। तो स्टेटमेंट हालांकि ये गलत है, क्योंकि असत्य कथन पूछा है तो आपका उत्तर निकल कर आ गया है। फिर भी हम एक बार बाकी तीनों डिस्कस कर लेते हैं। भारत और रोम के बीच का व्यापार में विलास की वस्तुओं का महत्व अधिक होता था, ये बात सच है। भारत से जो है अत्यंत भोग विलास की वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था रोमन साम्राज्य में। और इसके विषय में एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार उस समय के हुए प्लिनी, उन्होंने इस बात का जिक्र अपने ग्रंथ में किया भी है कि इस प्रकार रोमन साम्राज्य जो है भारत से भोग विलास की वस्तुओं का आयात करने के चक्कर में भारत में किस प्रकार उसको व्यापारिक घाटा सहना पड़ा। तो स्टेटमेंट सही है। भड़ौच और सोपारा बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तथा अरेकमेडु और ताम्रलिप्ति पूर्वी समूह में तट पे स्थित थे। तो ये कथन भी सही है, क्योंकि कई व्यापारिक केंद्र या बंदरगाह जो है वो तटीय क्षेत्रों पर स्थित थे, और तटीय क्षेत्रों पर स्थित होने के साथ साथ भड़ौच और सोपारा पश्चिमी तट के, और अरेकमेडु और ताम्रलिप्ति आपके पूर्वी तट पर स्थित थे। भड़ौच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, एक कथन भी सत्य है, क्योंकि पश्चिम भारत में गुजरात में भड़ौच से अधिकांश व्यापार इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य की ओर या पश्चिमी देशों की ओर होता था। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ए इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे कुछ साहित्य के क्षेत्र में है, कुछ पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं जो प्राचीन काल में लिखी गई, इनमें से कुछ का संबंध आपके मौर्योत्तर काल से भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जनरली देखने को मिल जाते हैं, वनडे एग्जाम में, जहां पर आपसे पुस्तक और उसके लेखक का नाम सामने दे करके मिलान करने को कहा जाता है। तो इसी प्रश्न का एक हम अभ्यास करेंगे आज। इसमें एक तरफ पुस्तक दी हुई है, एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, एक करके समझते हैं। सौंदरानंद, ये पुस्तक जो है ये अश्वघोष ने लिखी थी। अश्वघोष के बारे में मैंने बताया था, कनिष्क ने किस प्रकार से लिच्छवी साम्राज्य से उसको प्राप्त किया, और इसके पश्चात अश्वघोष ने किस प्रकार से बुद्धचरित नामक ग्रंथ लिखा, जिसको बुद्ध की जीवनी माना जाता है। और साथ ही साथ बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के ऊपर किस प्रकार उन्होंने, बुद्ध ने अपने सौतेले भाई आनंद को बौद्ध धर्म को अपनाने की ओर प्रेरित किया, उस पूरी कथा का वर्णन उन्होंने सौंदरानंद में किया है, और ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। तो ऐसे में ये इसका संबंध अश्वघोष से है।
पहली पुस्तक कौन सी हो गई? बुद्धचरित। और दूसरी कौन सी है? सौंदर्यलहरी। तो पहले का तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक। कामसूत्र एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? वात्स्यायन ने। तो सेकंड का हो गया आपका फोर्थ। अभिज्ञान शाकुंतलम ये एक काव्य है, ग्रंथ है, जिसे लिखा हुआ है किसने? महाकवि कालिदास ने, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और इन्होंने इसके अतिरिक्त मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम ऐसे कुछ विशेष महाकाव्य लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं प्राचीन काल में, जिसके चलते इन्हें प्राचीन भारत के कुछ सबसे बड़े कह सकते हैं साहित्यकारों में, लेखकों में माना जाता है। तो ऐसे में अभिज्ञान शाकुंतलम का संबंध किससे है? कालिदास। 10 कुमार चरित एक और प्राचीन काल में लिखा गया ग्रंथ जिसके रचनाकार है दंडी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो निम्नलिखित में कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो अगर आप क्रम देखेंगे 3 4 1 2 इज द राइट आंसर। और इसमें आपको जो सी ऑप्शन है उसमें आपको 3 4 1 2 दिखाई पड़ेगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या? सी। ठीक। तो इस तरह से वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं आपसे, जब अमूमन यूपीएससी एग्जाम वन लाइन क्वेश्चन नहीं पूछता है, वहां पर इस तरह से कई अलग अलग फैक्ट्स को समराइज करके एक में इस तरह के मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ताकि आप कम समय में इसका उत्तर जल्दी से जल्दी निकाल सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पोस्ट मौर्य पीरियड से। तो आज हमने पोस्ट मौर्य पीरियड के कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे, वो है आपका गुप्ता एम्पायर या गुप्त साम्राज्य, और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।